चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक है। परीक्षा हुआ था 19/4/2014 को एग्जाम हुआ था। ठीक है, इसका द्वितीय पाली का आज क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। इसके पहले का फर्स्ट शिफ्ट का जो है ना हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, डिटेल सॉल्यूशन भी कर चुके हैं और क्विक रिवीजन भी 1 से लेकर 100 तक कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें जाके देखिए, प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको सारा जो है डिटेल सॉल्यूशन और 1 से लेकर 100 तक क्विक रिवीजन आपको सारा जो है ना क्वेश्चन मिल जाएगा, आपको सारा क्लास मिल जाएगा। ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर की तरफ से निकाला गया जो बिहार पुलिस क्वेश्चन बैंक है ना, उसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बहुत अच्छा बुक है, इसको अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा ना, बहुत ज़्यादा फायदा करेगा एग्जाम में। बहुत डिटेल इस बुक में दिया हुआ था। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि सभी क्वेश्चन नंबर 1 है, सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह क्या है? बताइए, सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह बताइए क्या होगा? लड़का, नगर और कार है। क्या है? सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह क्या है? लड़का, नगर और कार है। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विकल्प समूह लड़का, नगर और कार जातिवाचक संज्ञा है। संज्ञा क्या है? कह रहा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, घर, टेबल, घोड़ा, ये सब क्या है? संज्ञा है। ठीक है, आगे है संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, ठीक है, और चौथा समूहवाचक संज्ञा, और पांचवा क्या होता है? द्रववाचक संज्ञा। ठीक है, हम लोग पहले ही 10th में बहुत सारा जो है हिंदी पढ़े थे। तो याद रखिए ना कि संज्ञा 5 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा होता है भाववाचक, चौथा होता है समूहवाचक, पांचवा होता है द्रववाचक संज्ञा होता है। अब आइए, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कह रहा है किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर आदि का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर आदि के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गंगा है, पटना है, गाय है, घोड़ा है, टेबल है, कुर्सी है, राम है, राधा इत्यादि, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है ना। अब है देखिए, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? जिससे पूरे जाति का बोध, उसे क्या कहेंगे? जिसमें पूरी जाति का बोध, उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे क्या है कि नदी है, सड़क है, नगर है, मनुष्य है, जानवर है, फूल है, गांव है, देश है, ये सभी क्या है? तो जातिवाचक संज्ञा, याद रखिएगा। आगे है भाववाचक संज्ञा। क्या है भाववाचक संज्ञा? कह रहा है जिस शब्द से भाव संबंधी बातों का पता चलता है, उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से भाव संबंधी बातों का पता चलता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा जो है ना, जिस शब्द से भाव संबंधी बातों का पता चलता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्रोध है, बुढ़ापा है, बचपन है, प्रेम, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। आगे कह रहा है समूहवाचक संज्ञा। इस किसको कहेंगे? तो कह रहा है जिस शब्द से पूरे समूह का पता चले, उसे क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। समूहवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? जिस शब्द से पूरे समूह का पता चले, उसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे मेला है, सभा है, गुच्छा है, दर्जन है, सैकड़ा है, सेना है, सेमिनार है, कार्यशाला, ये सब क्या है? तो भाववाचक संज्ञा है, सॉरी समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है ना। आगे कह रहा है द्रववाचक संज्ञा। ये क्या है? जिससे द्रव या पदार्थ का बोध हो, जिससे द्रव या पदार्थ का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? द्रववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे पानी, दही, घी, सोना, लोहा, चांदी, सब क्या है? द्रववाचक संज्ञा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि प व्यंजन का उच्चारण स्थल क्या है? बताइए, प व्यंजन का उच्चारण स्थल बोले तो ओष्ठ है। क्या है? ओष्ठ है। प व्यंजन का उच्चारण स्थल क्या है? तो ओष्ठ है। प व्यंजन का उच्चारण स्थल क्या है? तो ओष्ठ है, याद रखिएगा। अन्य विकल्प असंगत है। कह रहा है कि नेक्स्ट क, ख, ग, घ, ये सब क्या है? उच्चारण स्थान किसका किसका है? तो कंठ का है। क, ख, ग, घ, ड़ किसका उच्चारण स्थान है? तो कंठ का है। च, छ, ज, झ, य किसका उच्चारण स्थान है? तो तालु का है। किसका है? बोलिएगा तो लगेगा ना कि हाँ, कि कहाँ से उच्चारण हो रहा है। तो च, छ, ज, झ, य किसका है? तालु का है। ट, ठ, ड, ढ, न किसका है? तो मूर्धा का है। किसका? मूर्धा का। और त, थ, द, ध, न किसका है? तो दंत का है। बोलते नहीं लगता कि दंत से बोल रहा है, त, थ, द, ध, न दंत से है। अब प, फ, ब, भ, म किसका है? तो ओष्ठ का है। किसका है? ओष्ठ का है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से संज्ञा शब्द है, बताइए कौन संज्ञा शब्द है? क्या है संज्ञा शब्द?
अब माधुर्य जो है ना संज्ञा शब्द है, क्या है माधुर्य, क्या है संज्ञा शब्द है। अब आइए नेक्स्ट पे, कह रहा है कि दिए गए विकल्प में से माधुर्य भाववाचक संज्ञा है, अन्य विकल्प ईमानदार, कुटिल तथा स्वस्थ विशेषण है। ठीक है, भाववाचक संज्ञाएं क्या है, कह रहा है बुढ़ापा, बचपन, ईमानदारी, कुटिलता, मधुरता, मिठास, गरीबी, आज़ादी, साहस, वीरता, लड़कपन, नारीत्व, अपन, ये सब क्या है भाववाचक संज्ञा है। और एक जो है ना ये जो सभी लोग हैं ना, ये क्लास को अच्छे से देखा कीजिए, समझे ना, हर जगह शेयर कीजिए, और इसका स्पेशल प्लेलिस्ट बना हुआ है, और इसका बारी बारी से हम पीडीएफ में हर मतलब फर्स्ट पीडीएफ पढ़े हैं, फर्स्ट चैप्टर का प्रीवियस क्वेश्चन और सेकंड प्रीवियस क्वेश्चन दोनों का हम सेंड कर चुके हैं टेलीग्राम चैनल पे। क्योंकि इस बुक को अगर अच्छे से पढ़िएगा ना, आपको बिहार में 70% क्वेश्चन इससे मिलेगा। इसलिए इस क्लास को देखा कीजिए सभी लोग, जितना रिवीजन कीजिएगा उतना ज़्यादा फायदा होगा। सभी बुक को कम पढ़िए लेकिन इसको अच्छे से रिवीजन कीजिए, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। इस बुक में इतना डिटेल दिया हुआ है ना कि आपको लगेगा कि हाँ कितना डिटेल दिया हुआ है। एक 10 पूरा सेट खत्म होते होते लगता है कि 20 पेज टोटल दिया है। इसलिए सभी लोग क्लास को देखा कीजिए, हर जगह शेयर कीजिए, और जितना होता है रिवीजन किया कीजिए। इसके पहले जो भी क्लास हुआ है सभी क्लास को रिवीजन कीजिए, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए, क्योंकि बुक पता है ना बुक मार्केट में नहीं मिल रहा है, बुक मार्केट में आउट ऑफ स्टॉक है, जो खरीदा है उसी के पास बुक है और किसी के पास बुक है ही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहा जाता है, बताइए क्या होगा। पाणिनि को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, पाणिनि को। संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहा जाता है, पाणिनि को। नेक्स्ट है संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहा जाता है, पाणिनि को कहा जाता है। पाणिनि संस्कृत भाषा का व्याकरण समस्त रूप से देने में अपना अतुल्य योगदान है। क्या है, तो कह रहा संस्कृत व्याकरण के पिता पाणिनि को कहा जाता है। पाणिनि संस्कृत भाषा को व्याकरण समस्त रूप देने में अपना अतुल्य योगदान दिया है। ठीक है, आगे कह रहा है कि पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ की रचना किया था। तो अष्टाध्यायी नामक जो ग्रंथ है ना किसका है, तो पाणिनि का है। आगे कह रहा है पतंजलि के बारे में कि महर्षि पतंजलि प्राचीन भारत के एक मुनि थे। इन्होंने संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना किया था। पतंजलि के निम्न ग्रंथ लिखे हैं। इसमें क्या है ना, लिखे जो है एक सूत्र किसका है, एक सूत्र बोलेगा तो पतंजलि का है। एक सूत्र पुस्तक किसका है, तो पतंजलि का है। आयुर्वेद का ग्रंथ किसका है, तो पतंजलि का है। ठीक है, अष्टाध्यायी प्रभास किसका पुस्तक है, तो पतंजलि का है। ठीक है, आगे है कालिदास। कालिदास के बारे में बोल रहा है, कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। जो कालिदास थे ना वो संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। इनकी रचनाएं कौन कौन है कालिदास का, तो कुमार संभवम बोलेगा तो कालिदास का है। अभिज्ञान संकुतलम बोलेगा तो किसका पुस्तक है, कालिदास का है। रघुवंशम बोलेगा किसका है, कालिदास का है। मेघदूतम बोलेगा किसका है, कालिदास का है। अब विक्रम वर्षियम बोलेगा तो ये किसका पुस्तक है, तो कालिदास का है। तो याद रखिए कालिदास का पुस्तक का नाम क्या क्या है, कुमार संभवम, अभिज्ञान संकुतलम, रघुवंशम, मेघदूतम, विक्रम वर्षियम, ये सभी किसका पुस्तक है, तो कालिदास का है, याद रखिएगा। आगे है तुलसीदास के बारे में कह रहा है कि भक्ति काल के राम भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि थे। कह रहा है तुलसीदास जो है ना भक्ति काल के राम भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि थे। और तुलसीदास की रचनाएं क्या क्या है, तो रामचरितमानस किसका है, तो तुलसीदास का है। कवितावली किसका है, तो तुलसीदास का है। और गीतावली किसका है, तो तुलसीदास का है। और विनय पत्रिका किसका है, तो तुलसीदास का है। तो रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली और विनय पत्रिका किसका पुस्तक है, तो तुलसीदास का पुस्तक है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इस ईर्ष्या का सही वर्ण विच्छेद क्या होगा, बताइए। ईर्ष्या का सही वर्ण विच्छेद, ई जोड़ र जोड़ स जोड़ य जोड़ अ। ठीक है, ईर्ष्या का सही वर्ण विच्छेद क्या होगा, ई र स य और अ। कह रहा है ईर्ष्या का सही वर्ण विच्छेद क्या होगा, तो ई र स य और अ। अतः विकल्प डी सही उत्तर है, अन्य विकल्प गलत है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कपीस और साचिंद्र शब्दों का सही संधि विच्छेद बताइए, क्या होगा, बताइए। कपि जोड़ ईस और सची जोड़ इंद्र। हाँ, कपि जोड़ ईस और सची जोड़ इंद्र। ठीक है, कपि और सचिंद्र शब्दों का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो कपि जोड़ ईस, सची जोड़ इंद्र। ठीक है, कह रहा है कि कपि का सही संधि विच्छेद है तो कपि जोड़ ईस बराबर कपीस, ई प्लस ई बराबर ई। सचिंद्र का सही संधि विच्छेद बोलेगा तो सची जोड़ इंद्र, सचिंद्र होता है, ई प्लस ई बराबर ई। कपीस और सचिंद्र स्वर संधि के उदाहरण है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं है। कौन नहीं सत्य नहीं है, बताइए उपसर्गों के बारे में। शब्द के अंत में जुड़ते हैं, ये नहीं है। शब्द के अंत में जुड़ते हैं, ये नहीं है। शब्द के प्रारंभ से जुड़, हाँ बोलिए। शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं। हाँ, तो उपसर्गों के बारे में सत्य सही नहीं है, तो शब्द के अंत में जुड़ते नहीं है, लेकिन शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं, सही है। और अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, सही है।
इनसे इससे नया शब्द निर्मित होता है, ये भी सही है, ठीक है। लेकिन शब्द के अंत में जुड़ते हैं, ये सही नहीं है। तो कह रहा है कि शब्द के अंत में जुड़ते हैं, ये गलत है। और उपसर्ग की विशेषता क्या है, तो शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं, ये सही है। और अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, सही है। इससे नया शब्द निर्मित होते हैं, सही है। इसलिए प्रत्यय शब्द जो है ना के अंत में जुड़ते हैं प्रत्यय शब्द। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण क्या है, बताइए। ये हो जाएगा पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए हैं। कह रहा है कि पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण क्या है, तो पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए। कह रहा है नेक्स्ट, कह रहा है कि पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए, यह वाक्य पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। पूर्वकालिक क्रिया के बारे में बोल रहा है कि जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हुई हो और उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हो, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया। तो कह रहा है कि पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं, जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हुई हो और उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हो, तो उस क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे में क्या है, पुजारी जी ने नहाकर पूजा की, ये क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। और चोर सामान चुराकर भाग गया, क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। विद्यार्थी ने क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। नेक्स्ट है वह खाकर सो गया, क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। और नेक्स्ट है कि उपयुक्त सभी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त होती है, यह क्रिया के संपन्न होने के बाद दूसरी क्रिया की गई है। आगे यह पूर्वकालिक क्रिया है, अतः यह क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। अब एक क्वेश्चन नंबर आइए 9 पे, इंग्लिश का क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है ना कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट टाइम बी fill in the blanks and I on our compass so that we do not lose our senses of direction। इसमें क्या भरा गया बताइए, बिल किप ना, ऑप्शन नंबर बी ना, बिल किप भराएगा। कह रहा है कि नेक्स्ट टाइम बी बिल किप एन आई ऑन आवर कॉम्पास है कॉम्पास सो दैट वी डो नॉट लॉस आवर सेंस ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट पे आइए। आगे कह रहा है कि बाक के दूसरे जो है ना, बाक के दूसरे कह रहा है क्लाउज दैट वी डू नॉट में प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में हो, तो पहले क्लाउज जो है ना फ्यूचर इन इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग होना चाहिए। इस प्रकार सही विकल्प विल कीप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ चूजिंग द राइट ऑप्शन। इसमें ऑप्शन राइट चुनना है। कह रहा है कि दे डिड खाली स्थान ड्यूटी, क्या होगा, हाँ, दे डिड देयर ड्यूटी, क्या होगा, दे डिड देयर ड्यूटी। दे के लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव देयर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दे के लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव देयर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इफ आई डैश इनफ मनी आई वुड बाय ऑल दीज बुक्स, क्या होगा, हैड होगा। इफ आई हैड आई सबका क्या लगेगा, हैड लगेगा। इफ आई हैड इनफ मनी आई वुड बाय ऑल दीज बुक। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड सब्जेक्ट प्लस वुड हैव का स्ट्रक्चर जो है ना, स्ट्रक्चर का सही होता है, किंतु यहाँ ऐसा नहीं है। सही वाक्य इस प्रकार है, इफ आई हैड इनफ मनी आई वुड हैव ब्राउट ऑल दीज बुक है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12 नंबर कह रहा है कि पिक आउट द करेक्ट सेंटेंसेस। इसमें चुनिए कि इसमें कौन सा सेंटेंस जो है सही है, क्या होगा, हाँ, इसमें क्या होगा, माई बुक इज हियर वेयर इज योर। माई बुक इज हियर वेयर इज योर, ये सही है। बाकी माई बुक इज हियर वेयर इज योर ये गलत है, और माई बुक इज हियर वेयर इज योर्स ये गलत है। माई बुक इज हियर इज योर ये गलत है। तीनों कथन जो है ना, तीनों ऑप्शन गलत है, लेकिन इसमें सही क्या है, तो माई बुक इज हियर वेयर इज योर्स, ये बिल्कुल सही है। कहा है कि माई बुक इज हियर वेयर इज योर्स करेक्ट सेंटेंसेस है। योर मतलब जो होता है ना पोजेसिव एडजेक्टिव है। आयु का पोजेसिव प्रोनाउन योर्स होता है, ना कि योर्स या योर्स होता है, ठीक है। आगे दिया 13 नंबर, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि चूज द राइट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। इसमें द सन फिल इन द ब्लैंक्स इन द ईस्ट, क्या भराएगा बताइए, द सन राइजेज इन द ईस्ट, क्या है, सूरज पूरब में उगता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट कह रहा है कि वाक्य यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सूरज पूरब में उगता ही है, ना कि वो पश्चिम में होगा, इसलिए यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए ठीक है ना। इसलिए बोल रहा है कि वाक्य यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होना चाहिए। सही वाक्य क्या होगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट।
हाइब्रिड बताने के लिए जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14 का रहा है कि द फ्रेज कम अक्रॉस मीन्स क्या होगा बताइए। टू मीट और फाइंड माई चांस। इसमें क्या है, कम अक्रॉस क्या है, अचानक मिल जाना। टू मीट और फाइंड माई चांस, जैसे आई कम अक्रॉस माई ओल्ड फ्रेंड ऑन माई वे टू होम। ठीक है, आई केम अक्रॉस माई ओल्ड फ्रेंड ऑन माई वे टू होम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन करा है 15 करा है कि सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द अमॉन्ग्स्ट द गिवन अल्टरनेटिव्स। क्या होगा बताइए, क्या होगा? डायहोरिया होगा। क्या डायहोरिया? क्या लिखेगा? सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम अमॉन्ग्स्ट द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो डायहोरिया याद रखिएगा। कहा कि डायहोरिया करेक्ट स्पेलिंग है। कुछ अन्य शब्दों का जिनकी स्पेलिंग कठिन है, एक्वेंसिस है और कॉन्स्टिट्यूशंस है और मिसचेवियस है और वेनेसडे है और नेक्स्ट है प्रोनाउंसिएशन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन करा है 16 करा है कि वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित किया था बताइए। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था बोले तो हाँ, वैदिक काल में जो है ना वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित किया, तो याद रखिएगा मनु। क्या है? मनु। याद रखिए क्या है? मनु। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित किया, तो मनु। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का प्रतिपादन मनु ने किया था। मनु का धर्मशास्त्र मनुस्मृति हिंदू धर्म के संबंध में प्रमुख और सबसे प्रमाणिक ग्रंथ है। यह हिंदू समाज और सभ्यता के लोकमान्य स्वरूप को प्रकट करता है। इस स्मृति की मूल रचना मध्योत्तर युग में शुंग काल में हुई थी। आगे करा कि मनु स्मृति में आर्य संस्कृति के 4 क्षेत्रों ब्राह्म ऋषि, मध्य प्रदेश और आर्यावर्त का उल्लेख मिलता है। मनु स्मृति में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। मनु स्मृति में जो है ना 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। आगे है महर्षि विश्वामित्र। करा विश्वामित्र पुरुवंशी महाराज गाधी के पुत्र थे। इनका संबंध रामायण काल से था। इन्होंने ही वेद के 3 मंडल 62 सूक्त की रचना की थी। ये धनुर्विद्या में क्या थे? पारंपरागत थे। आगे कह रहा है कि महर्षि वाल्मीकि के बारे में कि वाल्मीकि संस्कृत भाषा के आदि कवि और हिंदू के आदि कवि रामायण के रचयिता के रूप में प्रसिद्ध है। महर्षि कश्यप और आदित्य के न पुत्र वरुण आदित्य इनके पिता थे। ठीक है, आगे कह रहा है कि ऋषि वशिष्ठ वैदिक काल में विख्यात ऋषि थे। ये एक सप्तऋषि हैं। वह राम के गुरु और राजा दशरथ के राजकुल के भी थे। ठीक है, आगे कह रहा है कि वशिष्ठ को ब्रह्मा का वशिष्ठ को ब्रह्मा का मानस पुत्र तथा प्रजापतियों में एक कहा गया है। आगे ऋषि वशिष्ठ की रचनाएं योग वशिष्ठ रामायण, वशिष्ठ धर्मसूत्र, वशिष्ठ संहिता, वशिष्ठ पुराण और धनुर्वेद है। उन्होंने कामधेनु तथा सप्तऋषि का लेख किया था। इतना हार्ड लग रहा है कि रामायण पढ़ रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन 17 है। कह रहा है कि मिट्टी जो रेगुर मृदा के नाम से जानी जाती है वह है कौन सा मिट्टी बताइए। कौन सी मिट्टी बताइए? काली मिट्टी है। कह रहा है कि मिट्टी जो रेगुर मृदा के नाम से जानी जाती है वह कौन सी मिट्टी है, तो काली मिट्टी है। कह रहा है कि काली मिट्टी को रेगुर मृदा के नाम से जानते हैं। ठीक है, काली या रेगुर मृदा ब्लैक या रेगुर सॉइल, काली मिट्टी को ना रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। कह रहा है काली मिट्टी में इस मृदा का निर्माण दरारी उद्भेदन के लिए, तो कह रहा है ना कि इस मृदा का निर्माण मतलब काली मृदा का निर्माण दरारी उद्भेदन से निकले लावा पदार्थों के विशाल चट्टानों विखंडन से हुआ। इसमें ह्यूमस, एल्यूमिनियम एवं लोहा के टाइटेनी फेरस मैग्नेटाइट यौगिक की उपस्थिति के कारण क्या होता है, इस मिट्टी का रंग क्या होता है, काला होता है। ठीक है ना, तो इस मिट्टी में जो काली मिट्टी का जो काला रंग होता है ना, टाइटेनी फेरस मैग्नेटाइट यौगिक की उपस्थिति के कारण इस मिट्टी का रंग क्या होता है, काला होता है। अब आगे आगे कह रहा है, देखिए देख रहे हैं कितना डिटेल दिया हुआ, बहुत डिटेल दिया हुआ है, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर। कह रहा है ना कि इस नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस व जैव तत्वों की मात्रा कम होती है तथा पोटास, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की मात्रा पर्याप्त होती है। तो कह रहा है कि काली मिट्टी में जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस व जैव तत्वों की मात्रा क्या होती है, तो कम होती है, लेकिन तथा पोटास, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की मात्रा क्या पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। और इस मिट्टी की जल धारणा क्षमता अत्यधिक होती है, जिसके कारण सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। ठीक है,
आगे कह रहा है कि यह भारत की तीसरी प्रमुख मृदा है। यह मृदा देश की सफल मृदाओं में का 15% है। इसका सर्वाधिक विकास महाराष्ट्र के दक्कन ट्रैप के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में हुआ है। इसके अलावा यह गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के कुछ भाग में पाया जाता है। ठीक है, काली मृदा। आगे कह रहा है यह मिट्टी मतलब काली मिट्टी जो है ना, कपास की खेती के लिए बहुत अधिक उपयोगी है एवं विख्यात है काली मिट्टी, इसलिए इसे काली कपासी मिट्टी या रेगुड़ मिट्टी के नाम से जानी जाती है। कपास के अतिरिक्त यह मृदा गन्ना, गेहूँ, प्याज और फलों की खेती करने के लिए अनुकूल है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि काली मिट्टी को उष्णकटिबंधीय चेरनोजम व ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ भी कहा जाता है। काली मिट्टी को जो है ना उष्णकटिबंधीय चेरनोजम व ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ कहा जाता है। और उत्तर प्रदेश में इस मिट्टी को करेल की संज्ञा दी जाती है। उत्तर प्रदेश में जो है ना काली मिट्टी को करेल की संज्ञा दी जाती है। आगे है लाल मिट्टी के बारे में। लाल मिट्टी के बारे में कह रहा है कि इस मृदा का विकास दक्कन के पठार के पूर्वी तथा दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले उन क्षेत्रों में हुआ है जहाँ रवेदार आग्नेय चट्टानें, ग्रेनाइट तथा नीस पाई जाती है। तो याद रखिएगा ना कि लाल मिट्टी का जो निर्माण हुआ है ना, लाल मिट्टी का जो विकास हुआ है दक्कन के पठार के पूर्वी तथा दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले उन क्षेत्रों में हुआ है जहां रवेदार आग्नेय चट्टानें, ग्रेनाइट तथा नीस पाई जाती है। और आगे कह रहा है कि लोहे का ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। आगे कह रहा है कि यह भारत की दूसरी प्रमुख मृदा है। ठीक है, लाल मिट्टी जो है ना यह भारत की दूसरी प्रमुख मृदा है। यह मृदा देश की सकल मृदाओं का 18.5% है और यह दक्कन के पठार, पश्चिमी घाट के गिरिपथ क्षेत्रों, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा मध्य गंगा के मैदानों के दक्षिणी भागों में पाई जाती है। ठीक है, आगे कह रहा है कि लाल मिट्टी का जो है ना लाल मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ह्यूमस की कमी होती है। लाल मिट्टी में क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ह्यूमस की कमी होती है। यह स्वभाव में अम्लीय प्रकृति की होती है। ठीक है, आगे कह रहा है नेक्स्ट का पॉइंट कह रहा है यह मिट्टी ऊंची भूमियों पर बाजरा, मूंगफली और आलू की खेती के लिए क्या है, उपयोगी है। तो लाल मिट्टी क्या है ना कि ऊंची भूमियों पर बाजरा, मूंगफली और आलू की खेती के लिए क्या है, उपयोगी है। जबकि निम्न भूमियों पर इसमें चावल, रागी, तंबाकू, सब्जियां आदि की खेती की जाती है। आगे है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी बोल रहा है लेटराइट सॉइल। लेटराइट एक लैटिन शब्द लेटेर से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ ईंट होता है। इस मिट्टी का विकास उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। ये मृदाएं उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण तीव्र निक्षालन का परिणाम है। वर्षा के साथ चूना और सिलिका तो निक्षालित हो जाते हैं तथा लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के यौगिक से भरपूर मृदाएं शेष रह जाती है। ठीक है, आगे कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट कि ये मृदाएं जैव पदार्थ नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम की कमी होती है। लेटराइट मिट्टी में क्या होती है ना कि नाइट्रोजन, फॉस्फेट और कैल्शियम की कमी होती है तथा लौह ऑक्साइड और पोटास की अधिकता होती है। यह साधारणतः लाल भूरे रंग की होती है। ठीक है, आगे का लेटराइट मिट्टी के बारे में, यह मृदा देश की सकल मृदाओं का कितना % है। तो लेटराइट मृदा जो है मृदा देश की सकल मृदाओं की 3.70% है। ठीक है, आगे कह रहा है यह मृदा पश्चिमी घाट के गिरिपथ क्षेत्रों में केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजमहल की पहाड़ी, छोटानागपुर का पठार, असम तथा मेघालय के क्षेत्रों में पाई जाती है। अब आगे आइए, आगे कह रहा है इस मिट्टी की मुख्यतः जो है चाय, कहवा, रबड़, चिनकोना, काजू, मोटे अनाजों एवं मसालों की कृषि खेती की जाती है। तो कह रहा है कि इस मिट्टी की मुख्यतः जो है ना इस मिट्टी में मुख्यतः चाय, कहवा, रबड़, चिनकोना, काजू, मोटे अनाजों और मसालों की कृषि की खेती की जाती है। आए है मरुस्थलीय रेगिस्तानी मृदा, डेजर्ट सॉइल्स को बोले इंग्लिश में। मरुस्थलीय रेगिस्तानी मृदा कह रहा है कि इस मृदा का विकास मरुस्थलीय रेगिस्तानी मृदा का विकास अधिक तापमान व शुष्क जलवायवीय क्षेत्रों में हुआ है। इन क्षेत्रों का नग्न वर्षा, अत्यधिक वाष्पीकरण के कारण मृदा में कम नमी, कार्बनिक तत्वों की अल्पता होने की ह्यूमस का अभाव पाया जाता है। यह मृदा देश की कुल मृदाओं के लगभग कितना % है, 4.32% है। आगे कह रहा है इस मृदा में रेत सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। किस मृदा में, तो डेजर्ट सॉइल में। ठीक है, मरुस्थलीय मृदा में। इसमें कैल्शियम, लोहा, फास्फोरस की पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं किंतु नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की अभाव होता है डेजर्ट सॉइल में। आगे कह रहा है कि डेजर्ट सॉइल में यह मिट्टी पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी पंजाब, पश्चिमी हरियाणा, उत्तरी गुजरात के क्षेत्रों में पाई जाती है।
आगे करें डेजर्ट सॉइल, इस मिट्टी में ज्वार, बाजरा, रागी, तिलहन आदि खेती की जाती है। नेक्स्ट है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने भौगोलिक विस्तार के आधार पर भारत की मिट्टियों को 8 भागों में बांटा है। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मिट्टी, लेटराइट मृदा, शुष्क मृदा, लवणीय मृदा, पीटमय मृदा एवं वन मृदा। तो ICAR जो है ना, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है भौगोलिक विस्तार के आधार पे भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में बांटा है। पहला जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मिट्टी, लाल पीली मृदा, लेटराइट मृदा, शुष्क मृदा, लवणीय मृदा, पीटमय मृदा और वन मृदा। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो क्या होगा? नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ है? नई दिल्ली में। क्वेश्चन 18 कह रहा है कि जल राशि जो भारत और श्रीलंका की पृथक करती है कहलाती है, क्या कहलाती है? पाक जल संधि। क्या कह रहा है कि जल राशि जो भारत और श्रीलंका की पृथक करती है कहलाती है पाक जल संधि। कह रहा है कि पाक जल संधि जो है ना, भारत और श्रीलंका की पृथक करती है। आगे कह रहा है कि जल संधियाँ दो भिन्न भिन्न जल राशियों को जोड़ती है तथा दो स्थल खंडों को अलग करती है। आगे कह रहा है कि पाक जल संधि भारत के पंबन द्वीप को श्रीलंका से अलग करता है। ठीक है, तो देखिए कि पाक जल संधि किसको किसको अलग करता है, तो क्या होगा? आवाज़ थोड़ा देर जोर से बोलिए ना। कह रहा है कि पाक जल संधि जो है ना, भारत के पंबन द्वीप को श्रीलंका से अलग करती है। ठीक है, तो भारत के पंबन द्वीप को श्रीलंका से अलग करता है कौन सा जल संधि? तो पाक जल संधि। तथा मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ता है, कौन जोड़ता है? तो पाक जल संधि। ठीक है, मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से जोड़ता है तो पाक जल संधि। आगे कह रहा है कि मन्नार की खाड़ी क्या है, तो कह रहा है कि यह दक्षिण पूर्व भारत और पश्चिमी श्रीलंका के बीच हिंद महासागर के प्रवेश मार्ग है। यह लगभग 1,05,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है तथा इस पर 21 द्वीप स्थित है। यह इस पर 21 द्वीप स्थित है। समुद्री जैव विविधता के मामले में यह क्षेत्र विश्व के सबसे घनी क्षेत्रों में से एक है। आगे है पांडिचेरी की खाड़ी। ये क्या है? पांडिचेरी की खाड़ी कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी का एक भाग है। पांडिचेरी पुडुचेरी का एक केंद्रशासित प्रदेश है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। पुडुचेरी का तमिल भाषा का में अर्थ होता है नया गांव। ठीक है, आगे है बॉस जल संधि। ये क्या है? तो कह रहा है कि बॉस जल संधि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। बॉस जल संधि जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यह तस्मान सागर को दक्षिणी सागर से जोड़ती है। आगे परीक्षा उपयोगी तथ्य दिया हुआ है। अब आइए आगे कह रहा बताइए कि इसमें विश्व की प्रमुख जल संधियाँ हैं। बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जल संधि दिया हुआ है, किनको जोड़ती है दिया हुआ है। बताइए, अंडमान सागर दक्षिण चीन सागर कौन सा जल संधि जोड़ता है? बताइए क्या होगा? मलक्का जल संधि। अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को कौन सा जल संधि जोड़ता है? तो मलक्का जल संधि। बताइएगा नेक्स्ट, जावा सागर और हिंद महासागर को कौन सा जल संधि जोड़ता है? जावा सागर और हिंद महासागर को सुंडा जल संधि। जावा सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ता है सुंडा जल संधि। बताया कि मैक्सिको की खाड़ी एवं कैरिबियन सागर को कौन जोड़ता है? बताइए, युकाटन जल संधि। ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर को कौन सा जल संधि जोड़ता है? तो युकाटन की जल संधि। नेक्स्ट है लाल सागर एवं अदन की खाड़ी को कौन जोड़ता है? तो बाल अलमलदेव जल संधि। लाल सागर एवं अदन की खाड़ी को बोलेगा तो बाल अलमलदेव संधि। बताया दक्षिणी प्रशांत महासागर एवं तस्मान सागर एवं दक्षिण प्रशांत महासागर, तस्मान सागर एवं दक्षिण महासागर कौन सा जोड़ता है? कौन जोड़ता है? तो कूक जल संधि। क्या होगा? कूक जल संधि। कूक जल संधि जो है ना, दक्षिण प्रशांत महासागर या तस्मान सागर एवं दक्षिण महासागर को जोड़ता है। बताया कि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को कौन सा जल संधि जोड़ता है? बताइए क्या होगा? डोबर जल संधि। इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को कौन सा जल संधि जोड़ता है? तो डोबर जल संधि। बताया कि फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को कौन जोड़ता है? हार्मू जल संधि। फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को कौन जोड़ता है? तो हार्मू जल संधि। प्रशांत एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागर को कौन जोड़ता है? तो मैगलन जल संधि। क्या होगा? मैगलन जल संधि। भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर कौन जोड़ता है? तो जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, और आराफूरा सागर एवं मापुआ की खाड़ी को कौन जोड़ता है? पापुआ की खाड़ी को टॉरस जल संधि। हाँ, आराफूरा सागर एवं पापुआ की खाड़ी को कौन जोड़ता है? टॉरस जल संधि। बैफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर कौन जोड़ता है? तो डेविस जल संधि। क्या होगा? डेविस जल संधि। बताया कि बेरिंग सागर एवं चुकची सागर को कौन जोड़ता है? तो बेरिंग जल संधि। बेरिंग सागर एवं चुकची सागर को कौन जोड़ता है? तो बेरिंग जल संधि। काला सागर और मरमरा सागर कौन जोड़ता है? तो बास्पोरस जल संधि। काला सागर मरमरा सागर कौन जोड़ता है? तो बास्पोरस की संधि। हडसन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर कौन जोड़ता है? तो हडसन जल संधि। ठीक है, और जापान सागर एवं प्रशांत महासागर कौन जोड़ता है? तो सुगारू जल संधि। ठीक है, जापान सागर एवं प्रशांत महासागर कौन जोड़ता है? तो सुगारू जल संधि। अब आइए नेक्स्ट पे कह रहे हैं 19 नंबर क्वेश्चन कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे?
1952 में भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? 1952 में हुआ था। भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ था 1952 में। प्रथम आम चुनाव अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के बीच आयोजित किया गया था। इस चुनाव में कुल 53 राजनीतिक दलों के हिस्सा लिया था, जिसमें 14 राष्ट्रीय दल भी शामिल थे। कुल जो है ना 1874 उम्मीदवारों में से 533 स्वतंत्र उम्मीदवार निर्दलीय थे। ठीक है। आगे कह रहा है कि प्रथम आम चुनाव जो 401 निर्वाचन क्षेत्रों में से लोकसभा की 489 सीटों के लिए आयोजित किए गए थे। उस समय एकल सीट वाले 314 सीट, 2 सीट वाले 86 तथा 3 सीट वाले एक निर्वाचन क्षेत्र था। ठीक है। आगे कह रहा है इस चुनाव में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली को अपनाया गया था और इसलिए अधिकतम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित किया गया था। ठीक है। आगे कह रहा है कि प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस ने लोकसभा में 489 में से 364 सीटों पर जीत दर्ज की थी। तो कह रहा है कि प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस ने लोकसभा के 489 में से 364 सीटों पर जीत दर्ज की थी तथा प्रांतीय विधानमंडलों में कांग्रेस ने 2248 सीटों पर विजय प्राप्त की थी। आगे कह रहा है कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष बोलेगा जीवी मावलंकर थे तथा प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? M.A. अयंगर। लोकसभा के पहले अध्यक्ष बोलेगा जीवी मावलंकर और प्रथम उपाध्यक्ष बोलेगा तो M.A. अयंगर। आगे कह रहा है कि सुकुमार सेन जो है ना प्रथम चुनाव आयुक्त थे, सबको पता है। और आगे कह रहा है कि प्रथम आम चुनाव B.R. अम्बेडकर बॉम्बे नॉर्थ सेंट्रल आरक्षित सीट से चुनाव हार गए थे। तो प्रथम आम चुनाव जो था ना भीमराव अम्बेडकर बॉम्बे नॉर्थ सेंट्रल आरक्षित सीट से चुनाव हार गए थे। आगे कह रहा है कि भारत में अब तक 17वीं लोकसभा चुनाव हो चुका है। अब तो 18वीं हो गया है ना, अब जो रिजल्ट आया तो 18वीं लोकसभा चुनाव हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 कि नागार्जुन सागर बांध जिस नदी पर स्थित हुआ है, कौन सा नदी? क्या है? तो कृष्णा नदी है ना। नागार्जुन सागर बांध जिस नदी पर बांध स्थित हुआ है कृष्णा नदी है। अब आगे आइए। कह रहा है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर? किस नदी पर आए? कर रहा है इससे लाभान्वित राज्य बोलेगा तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। ठीक है। तो नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? इससे लाभान्वित राज्य बोलेगा आंध्र प्रदेश तेलंगाना है। भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं दिया हुआ है, परियोजना का नाम दिया हुआ है, नदी दिया हुआ है, लाभान्वित राज्य बताइए कि दामोदर घाटी परियोजना नदी कौन सा है, लाभान्वित राज्य कौन सा बताइए? दामोदर घाटी। आवाज नहीं आता। दामोदर घाटी परियोजना जो है ना दामोदर नदी पे है, झारखंड पश्चिम बंगाल की लाभान्वित राज्य है। ठीक है। भाखड़ा नगर परियोजना बताइए, भाखड़ा नगर परियोजना। कह रहा है कि भाखड़ा नगर परियोजना जो है ना सतलज नदी पे है, ये हरियाणा पंजाब हिमाचल प्रदेश राजस्थान को लाभान्वित राज्य है। तो भाखड़ा नगर परियोजना सतलज नदी पे है, हरियाणा पंजाब हिमाचल प्रदेश राजस्थान जो है लाभान्वित राज्य है। बताइए हीराकुंड बांध परियोजना। महानदी उड़ीसा पे है। नेक्स्ट है सरदार सरोवर परियोजना जो बोलेगा तो ये नर्मदा नदी पे है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र राजस्थान गुजरात में स्थित है। ठीक है। और सरदार सरोवर परियोजना बोलेगा नर्मदा नदी पे, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र राजस्थान गुजरात में है। टेरी बांध परियोजना बोलेगा तो भारती और भिलंगना नदी पे है, ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ? उत्तराखंड में। नेक्स्ट है गंडक परियोजना। ये गंडक परियोजना बोलेगा गंडक नदी पे है, उत्तर प्रदेश और बिहार लाभान्वित राज्य है। गंडक परियोजना बोलेगा गंडक नदी पे उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य जो है लाभान्वित राज्य है। तिलैया परियोजना बोलेगा तो बराकर नदी पे है, ये झारखंड को लाभान्वित करता है। कालपोंग परियोजना बोलेगा तो कालपोंग नदी पे है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह को लाभान्वित करता है। नेक्स्ट है हिडकल परियोजना। ये है घाट प्रवाह नदी पे है, कर्नाटक को लाभान्वित करता है। हिडकल परियोजना घाट प्रवाह नदी कर्नाटक में लाभान्वित करता है। बाणसागर परियोजना जो है ना ये सोन नदी पे है, ये बिहार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को लाभान्वित करता है। तो बाणसागर परियोजना सोन नदी पे है, बिहार उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश को लाभान्वित करता है। नेक्स्ट है कृष्णा नदी की लंबाई 1401 किलोमीटर है। कृष्णा नदी की लंबाई है 1401 किलोमीटर। आगे कह रहा है कि यह प्रद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे गहरी नदी है, बड़ी नदी है। तो कह रहा है कृष्णा नदी जो है ना प्रद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जिसका उद्गम महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट सह्याद्री में महाबलेश्वर के पास से होता है। आगे कह रहा है इसकी कृष्णा की सहायक नदियाँ कौन कौन है? तो तुंगभद्रा है, कोयना है, घाट प्रभा है, माल प्रभा है और मूसी है और भीमा आदि है। तो कृष्णा की सहायक नदी कौन कौन है? तो तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, माल प्रभा, मूसी और भीमा नदी है। नेक्स्ट है कृष्णा और गोदावरी नदियाँ आंध्र प्रदेश में भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। कृष्णा और गोदावरी नदियाँ आंध्र प्रदेश में भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है और कृष्णा जो है ना गोदावरी डेल्टा है। आगे कह रहा है कि अब पहला बोलेगा तो गंगा है जो ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा है। आगे महानदी का जो लंबाई है 851 किलोमीटर है। कितनी? 851 किलोमीटर महानदी की लंबाई।
अब महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के सिहावा पहाड़ी के पास से होता है। तो महानदी का उद्गम होता है छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सिहावा पहाड़ी के पास से होता है तथा यह उड़ीसा में बहती हुई पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। आगे कह रहा है कि महानदी की सहायक नदियाँ कौन कौन है, तो शिवनाथ है, ईब है, मांड है, जोक है, ओंग है और तेल, ये सब क्या है, तो महानदी की सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन, तो शिवनाथ, ईब, मांड, जोक, ओंग और तेल आदि ये सब सहायक नदियाँ हैं महानदी का। आगे कह रहा है कावेरी, कावेरी की लंबाई कितना, तो 800 किलोमीटर है। कावेरी का बोलेगा तो 800 किलोमीटर लंबाई है। और कावेरी नदी का उद्गम होता है कर्नाटक के कोडांगू या कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ से होता है। तो कावेरी का उद्गम होता है कर्नाटक के कोडांगू या कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। अब कावेरी का सहायक नदी कौन कौन है, तो हेमावती है, लोकापावनी है, हेरांगी है, सिमसा है, अर्कावती है, भवानी है, सुवर्णवती है, काबिनी है, अमरावती इत्यादि है। ये सब क्या है, तो कावेरी की सहायक नदियाँ हैं। आगे गोदावरी, गोदावरी की लंबाई है 1465 किलोमीटर। कितना है, 1465 किलोमीटर गोदावरी की नदी की लंबाई है। और गोदावरी जो है यह प्रदीपीय भाग की सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी जो है यह प्रदीपीय भाग की सबसे बड़ी नदी है जिसका प्रवाह तंत्र सबसे बड़ा है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं गोदावरी को। इसकी सहायक नदियाँ बोलेगा गोदावरी कौन कौन है, तो पूर्णा है, वर्धा है, मंजरा है, पेनगंगा है, बेनगंगा है, प्राणहिता है, इंद्रावती है, सबरी, ये सब क्या है, तो गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। गोदावरी की सहायक नदियाँ कौन कौन है, तो पूर्णा, वर्धा, मंजरा, पेनगंगा, बेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, ये सभी क्या है, तो गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है, तो 1465 किलोमीटर है। आगे कह रहा है कि बहुउद्देशीय परियोजना को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। बहुउद्देशीय परियोजना को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है। यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। तो भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना का पर आधारित है। लास्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा बांध बोलेगा तो हीराकुंड बांध है जिसकी लंबाई 25.8 किलोमीटर है। तो भारत की सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है 25.8 किलोमीटर तथा सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध बोलेगा तो भाखड़ा नागल बांध है। सबसे लंबा बांध बोलेगा तो हीराकुंड बांध है, लेकिन सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध बोलेगा तो भाखड़ा नागल बांध है। तो आज यहीं तक रहने दीजिए। 21 नंबर क्वेश्चन से कल पढ़ेंगे हम लोग। बाकी रिवीजन करते रहिए, पिछले क्लास को देखा कीजिए और क्लास अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और बाकी इसका PDF हम डाल देंगे और इसका क्वेश्चन नंबर जो है 21 से हम लोग कल पढ़ेंगे।